नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। आज सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट देख कर के मुझे हैरानी भी हुई, गुस्सा भी आया। और ये इनका ट्वीट क्या था, ज़रा देखिए। ये लिखती हैं, इंडिया की शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से फ़ोन पर बात की। ठीक भी है, देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश की तरफ से बधाई संदेश देना तो बनता है। बस ऐसे एक बार फ़ोन उठाकर नीट धांधली से प्रभावित 24 लाख में से कुछ छात्रों से, लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से आक्रोशित कुछ लोगों से और 1 साल से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर के भी कुछ लोगों से बात कर लेते तो अच्छा होता। वो भी तो अपने ही हैं। अगर नंबर मिलने में दिक्कत हो तो बताइएगा, हम भेज देंगे। इसको कहते हैं खुल कर के बदतमीजी करना। और इसको कहते हैं कि जो खुशी के पल हैं, उनमें भी इस तरह की, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर उस तरह की हरकतें करना, मतलब ये एक तरीके से नीचता की पराकाष्ठा है कि आप देश जिस घटना को लेकर के आज गौरवपूर्ण लम्हों को जी रहा है, 17 साल बाद ये एक अवसर हर भारतवासी को गौरवान्वित कर रहा है कि हमने विश्व कप जीता है। ऐसे समय भी आप तुच्छ राजनीति कर रही हैं। गुस्सा मुझे इसलिए आया कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनमें बहुत निम्न स्तरीय, अनह्यूमन जिनको कहते हैं, अमानवीय घटनाएं घट रही हैं, पर इनके नेता राहुल गांधी ना तो उन राज्यों में कभी जाते हैं, ना ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं। ये प्रधानमंत्री को तो सलाह दे रही हैं कि मणिपुर के लोगों को फ़ोन कर लिया होता, पूर्वी लद्दाख के लोगों को फ़ोन कर लिया होता, नीट के छात्रों को फ़ोन कर लिया होता। कभी राहुल गांधी के सलाहकार उनको भी बयान देते हैं कि आप पश्चिम बंगाल में जो शरिया कानून लागू होते हुए हम देख रहे हैं, वहाँ जो तालिबानी शासन का आतंक सोशल मीडिया मंचों पर तैर रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। ये वर्षों से वहाँ हो रहा है। जो भी उनके साथ नहीं है, उस पर तरह-तरह के अत्याचार होते हैं। क्या कभी राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फ़ोन घुमाया? या दूसरे राज्यों में जो इस तरह की घटनाएँ होती हैं, वहाँ के लिए चिंता के 2 शब्द कभी व्यक्त किए हैं क्या? हमने तो नहीं देखे सुने हैं। सुप्रिया श्रीनेत को पता हो तो वो बताए। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी। उनको जोड़ कर के हम पश्चिम बंगाल की और कुछ दूसरी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अनुपम जी, आपके मैं ट्वीट देख रहा था और आप जितना घूमता आईना में सक्रिय रहते हैं ज्वलंत विषयों को लेकर के, उतना ही सोशल मीडिया मंचों पर भी आपके बहुत वाजिब से सवाल उठाते हुए ट्वीट आ ही जाते हैं और समय से आ जाते हैं। इसमें आपने एक ट्वीट में लिखा कि एक मुस्लिम महिला को नंगा करके सड़क पर 1 किलोमीटर तक घसीटा गया, पर पूरा विपक्ष, देशी विदेशी मीडिया, राणा, आरफा, साहिमा से लेकर ओवैसी तक खामोश हैं, सिर्फ इसलिए कि महिला भाजपा पदाधिकारी थी। ये सोच है तथाकथित लिबरल समाज की। एक ट्वीट और पढ़ लेते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी का है। इन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल और पंजाब में संविधान कराहा रहा है, लोकतंत्र की आत्मा पर प्रतिक्षेप की जा रही है। दुर्भाग्य से एक बड़े वर्ग के लिए वहां पर हो रहे अत्याचार की बात करना नागरिक स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार नहीं है और जो सरकारें हैं नरेंद्र मोदी से लड़ रही हैं। पहला अत्याचारी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार से जुड़ा बताया जा रहा है, दूसरा किसान यूनियन का नेता बताया जा रहा है।
आपने दोनों ही घटनाओं पर ट्वीट भी किए हैं अनुपम जी। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल पर या पंजाब पर या जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनकी घटनाओं पर ये आपराधिक चुप्पी क्यों साध ली जाती है? देखो, पहले शुरुआत मणिपुर से करते हैं। एक बात होती है मणिपुर मणिपुर, तो ऐसा नहीं है कोई भी सरकार हो, ये भाजपा सरकार की बात नहीं है, कोई भी सरकार होती, कांग्रेस की होती, तीसरे मोर्चे की होती, मतलब एक राज्य में अफरा तफरी मची है, मारकाट हो रही है, तो सरकारों को कुछ करना चाहिए और सरकारें करती भी, किसी भी कोई भी सरकार होती है। और यहाँ भी आपने देखा कि गृह मंत्री गए वहां पे कैंप किए, प्रधानमंत्री में 1 घंटे तक इस पे बयान दिया बाकायदा लोकसभा में। वो अलग बात है कि आप उसको सुनना नहीं चाहते थे, सरकार जो हो सकता है कर रही, वो अलग बात है। बात कुछ और भी है। देखिए ओंकार जी, जो मैंने आज ट्वीट्स किए वो ये किए कि साहब, एक मुस्लिम महिला नंगी होकर उसको आप घसीट रहे हैं सड़क पे, और एक शख्स का बयान नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो जो महिला थी वो भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, वो कुछ उसकी मेंबर थी, कुछ कुल मिलाकर भाजपा से संबंधित थी। तो वो एक बार वो भाजपा से संबंधित हो गई तो महिला ही नहीं बची, उसकी कोई इज्जत ही नहीं बची। बड़ा ये खो क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान चलाने के नाम पर आप कर क्या रहे हैं? आप देखें, मैं एक उनको देख रहा था, एक ईसाई स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने अभी कहा कि जैनियों ने बकरे बचा लिए और खुद जैन गोश्त का व्यवसाय कर, तमाम चीजें उन्होंने कही। अब वो जैन समुदाय से माफी मांगते घूम रहे हैं। पर उसके पहले को उनका वीडियो देखे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब, जिसने जिसने मोदी को वोट दिया उसको अस्पताल में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसको तड़प के मरना चाहिए। क्या बात है, किस तरह की बातें हो रही? और लाखों की उनकी फॉलोइंग है। मोदी को वोट दिया है तो उसे अस्पताल में आईसीयू में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसको तड़प के मर जाना चाहिए, ऐसे हुए? मतलब लिटरली यही बात कह रहे हैं, घुमा फिरा के नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं उन्होंने कुछ और कहा, मैं आपको पलट के बता रहा हूँ। आपने देखा रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिसने जिसने भाजपा को वोट दिया उसको मैं श्राप देता हूँ, मतलब बर्बादी के श्राप दे। आप भाई हो क्या रहा है? मतलब एक पार्टी को वोट देना, आप आतंकवादियों को वोट दे रहे हैं, आप अमृतपाल सिंह को वोट दे रहे हैं, आप रशीद राश, इंजीनियर को वोट दे रहे हैं। राशिद इंजीनियर को दे रहे हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल। आप रशीद इंजीनियर को वोट दे रहे हैं, आप अमृतपाल को वोट दे रहे हैं। आप एक शख्स को सिर्फ इसलिए जिता देते हैं कि उसका नाम, उसके उसके पिता ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। आप सिमरनजीत सिंह मान को आप पार्लियामेंट में बैठा रहे हैं, और भाजपा को वोट देना इतना बड़ा अपराध हो गया कि भाई आपको नहीं सूट करता, नहीं सूट करता, पर यही लोकतंत्र है, अलग अलग पार्टियां होंगी। तो भाजपा से जुड़ जाने मात्र से कोई शख्स इतना दागदार हो गया कि उसकी औरत है तो उसकी इज्जत नहीं बची, आदमी है तो उसका जान नहीं बची। आप बाकायदा अपील कर रहे हैं उनके मरने देने की, उन्हें श्राप दे रहे हैं, आप कोस रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? मतलब अच्छा, आ, मैं देखा कि दो दो आज मैंने वीडियो ट्वीट किए, एक ये ट्वीट किया है और पश्चिम बंगाल से ही एक वीडियो और ट्वीट किया है। आपको भेजा था मैंने, आप देखें उसे, कि उसमें एक महिला को शरीयत के कानून के हिसाब से कोड़े मार के बीच सड़क पे सजा दी जा रही है। ये सजा देने वाला वहां टीएमसी के एक मुस्लिम विधायक है, उनका राइट हैंड है। ये देखें आप। और इसको बुलडोजर कहते हैं, जेसीबी कहते हैं इसको। इसको रखा ही, ये जो नीली शर्ट में और नीली जीन्स में लड़का है, इसको रखा ही गया है इस तरह। इसका नाम है, ये मंसूर आलम का इसने एक हत्या की। ये मोहम्मद सलीम जो है, सीपीएम के पूर्व सांसद और मंत्री, इन्होंने ट्वीट करके बताया कि इसमें जो कोड़े मार रहा है लड़का, उसका नाम तजमुल है, और वो कम्युनिस्ट पार्टी के मंसूर आलम की हत्या कर चुका है। और जिसने इस वीडियो को बनाया, ममता के गुंडों ने उसको भी मार के भगा दिया। क्या हो रहा है? अच्छा, उस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं। इसमें भी मुस्लिम महिला मार खा रही है, इसमें भी मार खाने वाली महिलाएं मुस्लिम है, क्योंकि उनको शरीयत के कानून के तहत सजा दी गई है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा ओंकार जी कि इस देश में सैकड़ों शरिया अदालतें बैठ चुकी। मेरे अपने प्रयागराज में शरिया अदालत, हर शहर हर जिले में शरिया अदालतें हैं, और वो अवैध होते हुए भी मुसलमानों का एक तबका वहां जाता है न्याय पाने के लिए, और न्याय लेके आता है।
ये शरिया अदालतें चल रही है, ये जो फतवे जारी होते हैं ये भी एक न्याय करने का तरीका है। जब किसी मुस्लिम फैमिली को कोई संदेह होता है तो पूछते हैं और वो फतवा जारी हो जाता है खत्म। क्या तमाशा हो रहा है। लेकिन ठीक है, आप कहते हैं, एक बार जवाहरलाल नेहरू ने इस बार जब हिंदू कोड बिल लाए थे तो नेहरू जी ने कहा था कि मुसलमान अभी मुस्लिम समुदाय अपने अंदर चेंज करने के लिए, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने उनके धर्म को, उनके मजहबी कानून को नहीं छोड़ा। अभी भी आज आज देखें 70 साल बाद भी वही हालत है। आप बस चलिए, ठीक है, मेरा अपना मानना है कि अगर आप नहीं चाहते तो ना सकते। लेकिन आपने पंजाब का आज एक वीडियो देखा, एक बड़ा किसान नेता है मनजीत सिंह, बड़े नेता है साहब, कृषि कानून में भी आपने देखा और वो लाल किले वाली घटना में भी देखा, तमाम जगह इन मनजीत सिंह को आपने देखा कि किस तरह भारत सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। आज ये दो दलित लड़कों को इन्होंने बहुत बेतरह मारा, इतनी बुरी तरह, उसका भी वीडियो मैंने डाला है। कमाल हो गया। और किसी किसी नेता के मुंह से जबान नहीं खुल रही है। जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं उनकी दुकान में ताला लग गया है, जो लड़की होके लड़ सकती हैं वो बोलने को तैयार नहीं। अच्छा, ये बात समझो ओंकार, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपके पास सबसे बड़ा अभी जो आम आदमी पार्टी का आपने केस देखा था, वो जो उनकी सांसद हैं, क्या नाम है उनका, स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल के साथ कोई शख्स इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि अरविंद केजरीवाल भाजपा से लड़ रहे हैं। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। तो मतलब आदमी हो या औरत, बच्चा हो या जवान, उसके ह्यूमन राइट्स, उसके मानवाधिकार भी इस तरह से देखे जाएंगे कि वो भाजपा के खिलाफ है कि भाजपा के पक्ष में। और उसके बाद अगर इसको मोहब्बत की दुकान कहा जाएगा तो ये दुर्भाग्य होगा। देखिए साहब, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उनमें एक सवाल ये भी है कि आखिर कब तक चुप्पी साधी रखेगी केंद्र सरकार या मोदी सरकार? क्या इतने अत्याचार हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को, उनके सपोर्टर्स को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनके दुकानों में आग लगाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को बुलडोजर से जो है तबाह कर दिया गया। क्या हम ये मान लें कि इतनी मजबूर सरकार है मोदी की? चलिए अभी मान लें कि उनकी अकेले भारतीय जनता पार्टी की 272 से ज़्यादा सीटें नहीं आई हैं, पर पिछली बार तो दोनों बार ही उन इंडिपेंडेंटली वो 282 और 303 सीटें लेकर के आए थे। किसी भी राज्य सरकार को आप ऐसे खुला खेलने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? और अगर वहां पर कानून का शासन ना रहे, संविधान का शासन ना रहे, तो वो तो परफेक्ट केस बनता है कड़े कदम उठाने के लिए। नहीं तो कड़े कदम कौन उठाएगा? कड़े कदम केंद्र सरकार ही तो उठाएगी ओंकार जी। और अभी जब ये सब बंगाल में तमाशा हो रहा था तो मैंने ये भी ट्वीट किया है कि इस दौरान हमारे प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस चंद्रचूड़ भी बंगाल में थे। और वो क्या कहते, बहरहाल उनका काम नहीं है, ये काम तो बेसिकली केंद्र सरकार का ही है। और अब तो तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब ये बेहतर थी कांग्रेस सरकारें चाहे किसी भी कारण से वो प्रेसिडेंट रूल तो लागू करती थी, वो 100 बार उन्होंने सरकारें गिरा दी। तो एक बात मैं कहूंगा कि साहब आपको इतनी ताकत जरूर मिली, पर सरकार चलाना जिस धमक से, मैंने तो इस पे अपने गुप्ता आईना चैनल पे एक वीडियो भी किया है। मैंने कहा है कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद हारी नहीं थी, उनको साउथ इंडिया में बड़ा अच्छे वोट्स मिले थे। आपको बताया 42 में से 41 सीट मिली थी उनको आंध्र प्रदेश में, 26 में से 24 सीट उनको मिली थी कर्नाटक में, केरल में, सब जगह मिली, तमिलनाडु में। वो उत्तर भारत में सिर्फ इसलिए हार गई क्योंकि संजय गांधी एक नसबंदी का कानून लाए थे, वो नसबंदी की एक ड्राइव चला रहे थे, लोगों को जबरदस्ती पटक पटक के उनकी नसबंदी की जा रही थी, गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्लों उठा उठा के किडनैप किए जा रहे थे। वो नहीं होता तो जो भारत की जो जनता है वो एक मजबूर सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार पसंद करती है। वो इंदिरा गांधी को पसंद करती थी इसलिए कि हाँ ठीक है, आप कहते हैं इंदिरा गांधी तानाशाह थी, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। मोदी को लोग कह रहे हैं तानाशाह, और मोदी आप देखिए साहब 10 साल हो गई एक राज्य सरकार के खिलाफ, और देखिए हुआ क्या हुआ, ये कि आपके 18 सीट मिली थी, नीचे आ गए।
क्योंकि कहीं ना कहीं वहां के वोटर को भी समझ में आ रहा है कि साहब इनको सीट देके क्या लाभ होगा, ये हमारी रक्षा के लिए नहीं आ पाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब को, किसी को अच्छा लगे या बुरा, एक बात समझना पड़ेगा कि ये दुनिया सिर्फ व्यापार से नहीं चलती है। ये दुनिया सिर्फ तिजारत से नहीं चलती, सिर्फ पैसे से नहीं चलती, सिर्फ बिजनेस से नहीं चलती। इसमें कहीं ना कहीं आपको ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। और हमने अगर आपको बार बार पूर्ण बहुमत दिया तो इसी इसी इच्छा से दिया कि आप उस पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल करें। सरकारें सिर्फ राशन बांटने के लिए नहीं होती, सरकारें सिर्फ सड़क बनाने के लिए नहीं होती, सरकारें इस देश में कानून व्यवस्था, संविधान सख्ती से लागू करने के लिए भी होती है। आप देखें कि हालात ये आ गए हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक गवर्नर एक मुख्यमंत्री पे मानहानि का मुकदमा कर रहा है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पे मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। क्या साहब ये मेरे बारे में इतना ऊटपटांग गंदा संदा बोल रहे हैं? हालात ये आ गए हैं कि कितनी बार जजेस ने इस बारे में कमेंट किया। सब कुछ आखिर किस दिन का इंतजार है साहब आपको? भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की तरह। किस दिन का इंतजार है आपको? मुझे बिल्कुल इस बारे में वो संकोच नहीं है। मुझे लगता है कि हर हर शख्स जिसको इस देश की परवाह है उसको खुलेआम बोलकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि साहब ये सब संकोच। अच्छा होता क्या है कि साहब नरेंद्र मोदी को लगता है कि मैं कुछ करता हूं तो पूरे देश का विदेश का सारे मीडिया मेरे खिलाफ हो जाता है, पूरा वामपंथी हिस्सा। तो भाई कभी ना कभी तो होना है ना, इनसे आर पार की लड़ाई लड़ लें आप। इसीलिए वो कश्मीर फाइल में कहते थे ना कि सरकार आपकी पर सिस्टम हमारा है। तो अगर 10 साल में भी आपकी बहुमत की सरकार रहते हुए सिस्टम आपका नहीं आ पाया तो इसके लिए दोष ओंकार चौधरी साहब का नहीं है, अनुपम मिश्रा का नहीं। और जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ साहब का जिक्र कर रहे हैं, ये वो कार्यक्रम था जिसमें आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी और चंद्रचूड़ साथ साथ खड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में भी अनुपम जी, ममता बनर्जी ने पता है क्या कहा है? आपने तो खैर पढ़ लिया होगा, मैं दर्शकों के लिए बता देता हूं। ये राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पूर्वी क्षेत्र का दूसरी क्षेत्रीय सम्मेलन था, जिसके उद्घाटन अवसर पर ममता बनर्जी ने चंद्रचूड़ साहब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी में ये कहा है, कृपया ध्यान रखें कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पक्षपात ना हो। न्यायपालिका पूरी तरह पक्षपात रहित, ईमानदार और पवित्र होनी चाहिए। लोगों को इसकी पूजा करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा आप व्याख्यायित करेंगे क्या अनुपम जी? वो कहना क्या चाहते हैं? फिर से लाइन बताए, मैं सुन नहीं पाया ओंकार जी। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पक्षपात ना हो। ये सेंटेंस कहने का मतलब क्या था ममता बनर्जी का? क्या राजनीतिक पक्षपात से फैसले होते हैं न्यायपालिका में? पर ओंकार जी ये तो बहुत छोटी सी बात है। इसके पहले तो वो ये तक कह चुकी हैं कि फलाना हाईकोर्ट जज अच्छा नहीं है, उसका जजमेंट अच्छा नहीं है, बेकार है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उन्हें कानून नहीं मालूम। वो तो सब कह चुकी हैं। ये तो मतलब बहुत जिसे कहना चाहिए घुमा के उन्होंने कहा, तो सीधे सीधे न्यायपालिका पे आक्षेप कर चुकी है, कई बार कह चुकी है। और देखिए, मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी संविधान का हर हिस्सा तोड़ चुकी है। फिर से इनके गुनाहों को गिना दूं, जो एक भारतीय सेना जिसको लेकर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होती, जब वो बंगाल के जरिए चीनी बॉर्डर पे जा रही थी, चीन सीमा पे जा रही थी, तो ममता बनर्जी ने कहा था कि भारतीय सेना ने बंगाल पे हमला कर दिया, गोया बंगाल कोई और देश हो। उन्होंने सेना को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने गवर्नर को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी को उन्होंने आप क्या सीबीआई गई, आपने सीबीआई वालों को गिरफ्तार कर लिया। आप क्या ईडी गई, आपने ईडी वालों के सर फोड़ दिए। आप क्या सेंट्रल फोर्सेस गई, आपने उनको भी पिटाई करवाई। आप कुछ भी करने में सक्षम है। और
एक बात समझ लें आप ओंकार जी, वहां पे 30% से ज्यादा अल्पसंख्यक पॉपुलेशन है। बड़ी मात्रा में घुसपैठियों को वहां बसाया जा रहा है वोटर आईडी कार्ड दिए। अभी देखिए, भी हाल में आपने देखा एक वीडियो बड़ा वायरल है, जहां पे एक बांग्लादेशी घुसपैठिया औरत वहां पे ग्राम प्रधान बनी बैठी। उसको जज ने कहा नहीं, आप इस्तीफा दें, आप नहीं बन सकते। तो ममता बनर्जी ने अपना वोट बैंक बनाया है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे यमुना नदी है प्रयागराज में, उसके किनारे कछार जो होता है एरिया, उसमें कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। तो जब अतीक अहमद जिंदा थे तो उन्होंने उस पर हजारों लोगों को परिवारों को बसाया था कि साहब ये हमारा अपना वोट बैंक होंगे, और उन सब के अवैध घर थे, और अतीक अहमद उनके माई बाप थे, उनको उनका वोट मिलता था। इसी तरह ममता बनर्जी ने वहां पे बड़ी मात्रा में घुसपैठियों को बसाया है, और वो उनका एक बड़ा वोट बैंक है। आपको राष्ट्रहित में इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप एक लिमिट के आगे इसको बर्दाश्त अगर करेंगे तो ओंकार जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे ममता का दोष कम, केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी का दोष ज्यादा नजर आएगा। मैंने अपना वोट नरेंद्र मोदी को दिया है, ममता बनर्जी को नहीं दिया। और एक और सुझाव ममता बनर्जी ने आज दिया है, बताते हैं। राजनाथ सिंह से उन्होंने कहा है कि फैजाबाद से जो समाजवादी पार्टी के सांसद जीत करके आए हैं, अवधेश पासी, उनको डिप्टी स्पीकर बना दीजिए लोकसभा का। अच्छा, अवधेश पासी का डिप्टी स्पीकर बनाने का भी आप खेल देख लें। डिप्टी स्पीकर सबको मालूम है कि आपको चुनाव हारना है, अवधेश पासी का नाम हो गया। स्पीकर का चुनाव आपको मालूम था, प्रोटेम स्पीकर का आपको चुनाव मालूम था, तो उसमें भी दलित को ले आए। तो यहाँ जहां जहां हारना है आपको चुनाव, वहां वहां एक दलित चेहरा खड़ा कर दो। ये सुरेश को खड़ा कर दो, अवधेश पासी को खड़ा कर दो। जिन जिन चुनावों के हारने की गारंटी है, सबको मालूम था कि साहब स्पीकर का चुनाव आप हार रहे हैं, सबको मालूम है आप डिप्टी स्पीकर का चुनाव हार जाएंगे। इस कदर मालूम था कि आपने वोटिंग तक के लिए नहीं कहा, मत विभाजन नहीं हुआ, सिर्फ वॉइस वोट से हो गया, ध्वनि मत से हो गया। इतना आपको अपनी हार की गारंटी दी तो चुनाव क्यों कराया? हर बार एक दलित को चेहरे को लाद। अब देखिए, इससे बड़ी राजनीति क्या होगी कि आप हारने वाली हर जगह पे एक दलित चेहरा खड़ा कर देते हो। और भैया साहब तक दलित को हरा दिया, दलित को हरा दिया। दलित, आपसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि जहां पे हार सुनिश्चित है, जहां पे हार की गारंटी है, बार बार वहां दलित चेहरा लेके क्यों आते हो? अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव को क्यों नहीं लाते हैं डिप्टी स्पीकर के लिए? डिंपल यादव को क्यों नहीं लाते हैं डिप्टी स्पीकर के लिए? राहुल गांधी राहुल गांधी को इतना लग रहा था स्पीकर का पद इतना इंपॉर्टेंट है, तो साहब आप अपने अपनी पार्टी से किसी को लड़ा देते। आप इनको, शशि थरूर को स्पीकर बनवा देते, किसने रोका था? पर जहां पे हार सुनिश्चित है, वहां पे एक दलित चेहरा लाके आप सामने बैठा दो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति इस समय देश में हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी शपथ ग्रहण करते हुए जय फिलिस्तीन बोलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसको सीधा सीधा हम देशद्रोह मानते हैं। और लेकिन उनके उनके घर के दरवाजे सामने पर, भारत माता की जय वाला पोस्टर लग जाता है तो उसमें एफआईआर हो जाती है। उस पर एफआईआर हो जाती है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये एक मैसेज है? ओवैसी के लोग बंगलौर हवाई अड्डे पे तस्लीमा नसरीन पे जानलेवा हमला करते, उनका कुछ नहीं होता। और ओवैसी के सरकारी बंगले पे स्याही फेंक दी जाती है तो दंगा करने की धारा लग जाती अरे साहब, कल तो बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर आप देख रहे थे, हिंदी को खुरचा जा रहा था। ये आलम हो गया है। है। देखिए क्या ना साहब, मतलब, जहर बोया जा अ, रहा है पूरी तरीके से। बात फिर वही आ जाती है ओंकार जी कि जिन्होंने सिद्धरामैया को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, ओवैसी को वोट दिया, उनको इसमें कुछ गलत नजर नहीं आएगा। जिन्होंने इनके खिलाफ भाजपा को वोट दिया, उनकी उम्मीद भाजपा से है, और वो कब पूरी होगी? हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत है कि कापर करूं सिंगार पिया मुराद है।
अब भी कुछ उसी तरह की एक स्त्री कह रही है कि जिसके लिए मैंने श्रृंगार किया है मेरा पति ही अंधा है। तो मैं उस एक्सट्रीम उसमें नहीं जाना चाहता। और अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो आगे पीछे स्थितियों को ठीक करेंगे। कुछ ना बहुत तमाम चीजें उन्होंने ठीक की भी हैं। आपने देखा है 370 हटाया है, आपने देखा मंदिर, तमाम चीजें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में आपने योगी आदित्यनाथ का शासन देखा है, एक पत्थरबाजी बंद हो गई, कश्मीर से लेकर यूपी तक पत्थर चलने बंद हो गए। बहुत अंतर आया है, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि अंतर नहीं आया। लेकिन आ, मुझे लगता है कि भाजपा के वोटर्स को, किसी भी नेशनलिस्ट को, किसी भी राष्ट्रवादी आदमी को एक तवक्को, एक उम्मीद अभी बाकी है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई होगी। और कुछ नहीं तो आप इसको कांग्रेस की ही उससे देख लें। आप देखिए इसमें जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने प्रधानमंत्री, ये सब इमरजेंसी के निकले गए हैं। उनका सिर्फ ममता बनर्जी एक अपवाद है। इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के पहले जयप्रकाश नारायण के काफिले पे वो चढ़ गई थी और उनके बोनेट पे चढ़ के नाची थी, क्योंकि उस समय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। जेपी के बोनेट, गाड़ी के बोनेट पे चढ़ के नाची थी वो। ममता बनर्जी वो शख्स हैं जिन्होंने, आज इमरजेंसी का बड़ा जिक्र हो रहा था तो मैं याद दिला दूं कि इमरजेंसी में वो लोग जो वास्तव में जिनका कोई रोल था उसमें ममता बनर्जी भी एक थी, क्योंकि पूरी इमरजेंसी के दौरान 2.5 साल तक वो वेस्ट बंगाल में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने। थैंक यू सो मच। नमस्कार।